दोस्तों आज 18 जुलाई है और आज के द हिंदू के जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दूं कि इस डिस्कशन का पर्पस क्या है। दोस्तों इस डिस्कशन का जो मेरा सबसे पहला पर्पस है, आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जिस अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आप किसी भी घटनाक्रम को मल्टी डायमेंशनली देख पाओगे। किसी भी घटनाक्रम के बारे में जो अफवाह है उससे अलग हटके आप उस घटनाक्रम को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ पाओगे। फिर इसके बाद आप इस डिस्कशन के बाद आप एक ऐसी स्थिति में होगे जो कि आपको एक बेहतर समझ प्रदान करेगी और इस बेहतर समझ के माध्यम से आप अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा कर पाओगे। चाहे वो यूपीएससी का आंसर राइटिंग हो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का आंसर राइटिंग हो। ये तो रही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। दूसरा फायदा जो आपको इस डिस्कशन से होने वाला है वो ये कि अगर आपने इस डिस्कशन को अच्छे से समझ लिया, इस डिस्कशन के सारे डायमेंशंस को समझ लिया, तो फिर आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने की स्थिति में भी होंगे, एक सजग नागरिक बनने की स्थिति में भी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी और आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं और भी थोड़े 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 इनोवेशन अपने इस सीरीज़ में करता रहूँगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस स्तर तक पहुँच जाए जहाँ पे आप किसी भी मामले में एक बहुआयामी सोच को दिखा पाएंगे। तो दोस्तों इस डिस्कशन के जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एयर इंडिया की 171 की प्लेन की जो हालिया दुर्घटना हुई है उसके बारे में। फिर हम देखेंगे महंगाई में जो गिरावट आई है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसमें हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स काम करता है। इसके अलावा हमारे देश में चूंकि वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारे देश में वर्तमान में एक ऐसे पेंशन प्रणाली की ज़रूरत है जो समावेशी होनी चाहिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जिसमें कि एक समावेशी पेंशन प्रणाली को बनाने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है उस पर एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम लास्ट में एक आर्टिकल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारा विश्व आज तीसरे परमाणु युग में प्रवेश कर चुका है। तो इस तीसरे परमाणु युग में भारत के लिए क्या निहितार्थ हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ सिर्फ आप जुड़े रहिए और इस डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिस ग्रुप में मैं हर एक आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा आपको आंसर राइटिंग के लिए, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज के फर्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये जो दोस्तों ये जो आर्टिकल है, ये अभी जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना के बारे में कैप्टन ए रंगनाथन द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। और ये चूंकि एक एविएशन विशेषज्ञ हैं, तो ये जो भी बातें कहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बात जो है वो ऑथेंटिक होगी। तो इस बारे में आपको ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इन्होंने अपने इस आर्टिकल में आप देखिए कि जो पेशेवर जांच होती है और जो भी दुर्घटना के तकनीकी कारण होते हैं और फिर यात्रियों की मानसिक स्थिति, इसका बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है। तो हम चलिए देखते हैं कि इसमें इस आर्टिकल में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले विमानन सुरक्षा की स्थिति पर बात की गई है। दोस्तों भारत में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने की दिशा में गंभीर प्रयास करना जरूरी है। इस बात की पुष्टि हालिया एयर इंडिया 171 की दुर्घटना ने कर दी है। अब इस दुर्घटना ने एक और बात स्पष्ट की है कि ना केवल छोटे विमानों में, ना केवल निम्न स्तरीय विमानों में, बल्कि उच्च स्तरीय विमानों में भी तकनीकी खामियां हो सकती है। ठीक है। अब दुर्घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी डीएफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर जैसे उपकरणों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है वो भी इस आर्टिकल में बताया गया है। और अभी जो दुर्घटना हुई है उसमें भी डीएफडीआर को और सीवीआर को रिस्टोर कर लिया गया है और अब इसकी जांच की जाएगी और इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। तो इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब भी एक प्लेन क्रैश होता है तो एक ब्लैक बॉक्स भी होता है, उस ब्लैक बॉक्स का क्या काम है, इस डीएफडीआर और सीवीआर से क्या पता चलता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। फिलहाल हम इस आर्टिकल तक अपने आप को सीमित रखते हैं। फिर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जांच की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना पड़ेगा और विश्वास का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। देखिए बोइंग जैसी जो कंपनियां हैं उनको पारदर्शिता से काम करना होगा
और ये इसलिए ताकि वैश्विक स्तर पर एविएशन सेक्टर में भरोसा बहाल हो सके। भारत में भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी और डायरेक्टोरेट जनरल फॉर सिविल एविएशन यानी डीजीसीए, इनको भी विश्वसनीय जांच के लिए स्वतंत्र करना पड़ेगा और पेशेवर बनाना होगा, तभी जाके जो हमारे देश के लोग हैं उनका एविएशन सेक्टर में या हवाई यात्रा में विश्वास का पुनर्निर्माण हो सकेगा। फिर इन्होंने मीडिया और सूचना के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाया है। हमारे देश में आप देखेंगे जब भी कोई दुर्घटना होती है तो मीडिया द्वारा उस दुर्घटना को सनसनीखेज बना दिया जाता है। अब इस सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति के कारण आप देखिए कि इस आम जनता में बिना मतलब का एक भय पैदा पैदा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जब ये दुर्घटना हुई तो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों द्वारा कई सारी अफवाहें फैलाई गई। उन्होंने अपने स्तर पर से कई सारे संभावनाएं व्यक्त कर दी कि इस वजह से हुआ, जो कि अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं थी। जब तक कि पूरी तरीके से इस दुर्घटना की जांच नहीं होती हम कुछ भी स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते। तो जब ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं तो ये सुरक्षा एजेंसियों के काम में बाधा डालती है। तो इस आर्टिकल में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में वैश्विक सहयोग की भूमिका को उजागर किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि इस दुर्घटना में जो अभी हालिया हुई है उसमें यूएस की एनटीएसबी और यूके की एजेंसीज भी इस जांच में भारत का सहयोग कर रही हैं। इससे ये पता चलता है कि वैश्विक सहयोग से निष्पक्षता और पेशेवर जांच संभव है। तो ये दोस्तों इस आर्टिकल में ये सारी मुख्य बातें थी जो बताने की कोशिश की गई है। तो अगर हम इस आर्टिकल का विश्लेषण करें तो हमें कई सारी बातें पता चलती हैं। जैसे सामाजिक पहलू पे सबसे पहले हम बात करते हैं। तो हवाई यात्रा पर दोस्तों विश्वास बहाल करना आवश्यक है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। अब हवाई यात्रा पर विश्वास बहाल करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे मध्यम वर्ग और व्यावसायिक यात्रियों के लिए हवाई यात्रा एक अनिवार्य साधन बन गया है। और इसलिए भी हवाई यात्रा पर विश्वास बहाल करना जरूरी है, क्योंकि सूचना का सही नियंत्रण नहीं होने से लोगों के अंदर डर और गलत धारणाएं उत्पन्न होती है। फिर अगर हम प्रशासनिक पहलू की बात करें जो हमें इस आर्टिकल से पता चलता है वो ये कि जो डीजीसीए और एएआईबी जैसे हमारे यहाँ पे नियामकीय एजेंसियां हैं, इनकी क्षमता और स्वायत्तता को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो भी जांच है वो पारदर्शी हो, जो भी जांच की प्रक्रिया है वो तेज हो और नागरिकों का विश्वास मजबूत किया जा सके। इस आर्टिकल ने वैश्विक संबंधों के संदर्भ में भी हमारा ध्यान खींचा है और ये बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग से भारत की जो तकनीकी क्षमता मजबूत होगी। क्योंकि अब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से यूएस की एजेंसीज, किस तरीके से यूके की एजेंसीज हमारे इस एयर इंडिया क्रैश के जांच में हमारा सहयोग कर रही है ना। अब इस सहयोग से भारत जैसे विकासशील देश में एक अवसर बनेगा कि भारत सुरक्षा मानकों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इस दुर्घटना को लेखक ने ये एक अवसर के रूप में देखा है कि ये दुर्घटना हालांकि दुखद है, लेकिन अब जो ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो इस बात को भी सत्यापित करने का, इस बात को भी पुष्ट करने का अवसर भारत के पास है, ताकि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करे। तो दोस्तों इस आर्टिकल से अगर आप आंसर राइटिंग के लिए एक विचार लें तो ये होगा कि सूचना के युग में सही जानकारी और पारदर्शिता ही विश्वास निर्माण की नींव है। अब आप चाहें तो इस पे एक अपना निबंध भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इतने डिस्कशन के बाद अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम ये पाते हैं कि अभी जो हाल ही में जो दुर्घटना हुई वो केवल एक तकनीकी विफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की विमानन प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और यात्रियों के विश्वास की परीक्षा भी थी। तो इस प्रकार की घटनाएं यह अवसर भारत जैसे देश के लिए प्रदान करती है कि हम अपने संस्थागत ढांचे को सुधारें, मीडिया की भूमिका को जिम्मेदार बनाएं कि वो किसी भी दुर्घटना को सनसनीखेज ना बनाए और आम जनता में अनावश्यक भय ना पैदा करें। साथ ही साथ भारत जैसे देश के लिए ये एक अवसर प्रदान करती है कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांच प्रक्रिया को अपनाएं। अब यात्रियों में भरोसा जो है वो केवल सुरक्षित उड़ानों से नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पेशेवर जांच से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अतः ये ऐसा समय है दोस्तों जहां पे भारत विमानन सुरक्षा में विश्वसनीयता का नया मानक स्थापित करे। तो ये दोस्तों आर्टिकल था जो कि बहुत ही मल्टी डायमेंशनल था और किस तरीके से मीडिया द्वारा सनसनीखेज खबरें फैला के हमारे समाज में एक अनावश्यक भय पैदा किया जाता है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और भी कई सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
तो इस आर्टिकल से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जो आपको आंसर राइटिंग जिसको आपको करनी है। प्रश्न ये है कि भारत में हवाई सुरक्षा का प्रश्न केवल तकनीकी नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। उपरोक्त कथन की व्याख्या करें तथा हवाई दुर्घटनाओं की रोकथाम और जांच के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा करें। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में दे सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे एविएशन सेक्टर की बात हो रही है, तो हमारे देश में हवाई यात्रा को लेके एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जिसको हम उड़ान योजना कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो इसके बारे में एक नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है। उड़ान योजना का प्रारंभ आप देखें तो वर्ष 2017 में किया गया था। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक योजना है और इसकी नोडल एजेंसी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो हवाई कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। दूसरा उद्देश्य इसका आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ छोटे और पिछड़े शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना भी इसका एक अन्य उद्देश्य है। अगर इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करें, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता जो है वो ये कि हवाई किराया 2500 रुपये तक करना है 1 घंटे की उड़ान के लिए। साथ ही साथ एयरलाइनों को वीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग देना, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तीसरा इसकी विशेषता है छोटे शहरों और हवाई अड्डों का विकास करना, और फिर हेलीकॉप्टर और जल मार्ग को विकसित करना जो कि उड़ान 2.0 के बाद इसकी विशेषताओं में शामिल हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपसे एक टर्म वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ के बारे में बात की। दोस्तों कुछ ऐसे क्षेत्रक होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इकोनॉमी के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो नहीं आते क्योंकि मुनाफा कम होता है। तो ऐसे सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन उतना मुनाफा नहीं देते, ऐसे सेक्टर में सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना ही वायबिलिटी गैप फंडिंग कहलाता है। तो उड़ान योजना में एयरलाइनों को यही वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी ताकि वो कम से कम किराए पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करा सके। अब इस उड़ान योजना की अब तक की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें, तो 1400 से ज़्यादा आरसीएस मार्ग को स्वीकृत किया जा चुका है। 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे अभी क्रियाशील हैं। 500 से ज़्यादा मार्गों पर उड़ान सेवाएं अभी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे पूर्वोत्तर, द्वीपीय और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इनके सेवाओं में स्थायित्व की कमी है। एयरलाइनों की अपनी वित्तीय कठिनाइयां हैं, उनको समय समय पर फंड नहीं मिल पाते। साथ ही साथ ढांचागत विकास में देरी भी इस योजना के सामने एक अन्य चुनौती है। तो इस योजना के बारे में नवीनतम अपडेट ये है दोस्तों कि बिहार में 6 छोटे हवाई अड्डों का विकास 2025 में किया गया है, 2025 तक किया गया है। और उड़ान 5.0 के बाद तो लंबी दूरी की उड़ानों पर भी अब जोर दिया जाएगा ताकि वो आम जनता के लिए सुलभ हो सके और आम जनता कम पैसे में ही हवाई यात्रा कर सके। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि उड़ान योजना ने भारत में सस्ती और समावेशी हवाई सेवा का रास्ता खोला है, लेकिन टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण कनेक्टिविटी के लिए बुनियाद नीति बनाने की ज़रूरत है और हमारे देश में जो यात्रा से संबंधित बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों पहला आर्टिकल था जिसके मैंने लगभग सारे आयामों को छुआ है, और इससे आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक दुर्घटना के समय हमें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। हमें मीडिया द्वारा सनसनीखेज बनाए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना चाहिए, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में हम लोगों को जितना सही जानकारी हो वही दे सके, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा जो आर्टिकल है दोस्तों वो मुद्रास्फीति में गिरावट से रिलेटेड है, यानी कि हमारे देश में मुद्रास्फीति में जो हालिया गिरावट आई है उससे रिलेटेड है। तो ये जो आर्टिकल है उसमें 2025 के सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में आई गिरावट का विश्लेषण किया गया है। इसमें इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि ये जो गिरावट है वो अस्थायी नहीं है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी, जैसे इजराइल ईरान संघर्ष चल रहा है, मानसून की अनिश्चितता है, तो इन वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव के चलते ये गिरावट जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं बनी रह सकती।
तो इस आर्टिकल के अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महंगाई में गिरावट के कारण क्या क्या है। देखिए दोस्तों, मई 2025 में सीपीआई जो है वो 2.8% से और डब्ल्यूपीआई 0.4% से गिर गई। इसका मुख्य कारण था खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट और कच्चे तेल और गैस की वैश्विक दरों में गिरावट। अब चूंकि भारत अपने तेल ज़रूरतों का 80% आयात करता है, तो अपने आयातित तेल पर निर्भर होने के कारण जो वैश्विक दरों में गिरावट आई है उसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ा है। अब इस आर्टिकल में आरबीआई की भूमिका को भी उजागर किया गया है, क्योंकि आरबीआई ने 2025 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 3.7% कर दिया है, घटाकर, जो पहले 4% था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो मुद्रास्फीति लक्ष्य है वो 4+-2 आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने निर्धारित किया है। यानी कि मिनिमम 2% मुद्रास्फीति और मैक्सिमम 6% मुद्रास्फीति होनी चाहिए। तो 2 से लेकर 6 के बीच में अगर मुद्रास्फीति को बनाए रखना हमारी मौद्रिक नीति समिति का लक्ष्य है। तो आरबीआई की भूमिका के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि आरबीआई ने मुद्रास्फीति अनुमान को कम किया है और आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति में एक तटस्थ रुख को अपनाया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि आगे आरबीआई परिस्थिति के अनुसार दर को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। देखिए, फिर इस आर्टिकल में भविष्य की अनिश्चितताओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसराइल ईरान संघर्ष से तेल कीमतों में अस्थिरता संभव है, जिसका एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिला कि एक ही दिन में 8% की वृद्धि हो गई है। तो भविष्य जो है वो अनिश्चित है। साथ ही साथ हॉर्मुज जल डमरूमत, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, उसमें अवरोध के कारण भारत में तेल आपूर्ति और शिपिंग लागत को गहरा झटका लग सकता है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में मॉनसून के असमान वितरण से कृषि उत्पादकता और खाद्य मूल्य के प्रभावित होने की भी बात बताई गई है। तो अगर हम इस आर्टिकल का विश्लेषण करें तो हमें कई सारे आयाम देख पता चलते हैं। जैसे आर्थिक आयाम की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल से हमें पता चलता है कि मुद्रास्फीति में जो अस्थिरता है वो हमारे देश के अंदर निवेश को, विकास दर को और उपभोग को, इन सभी को प्रभावित करती है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर इनपुट लागत, यानी किसी भी चीज़ के निर्माण में जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसको इनपुट लागत कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को बनाने में जो लागत है उसमें अगर वृद्धि होती है तो हमारी विनिर्माण लागत में वृद्धि होती है और इससे मुद्रास्फीति और ज़्यादा ऊपर जाती है। ठीक है। और इनपुट लागत में वृद्धि से आयात व्यय बढ़ता है अगर हमारा इनपुट जो है वो हम आयात करते हैं। तो जैसे हमने तेल के संदर्भ में देखा, तो अगर तेल, जो कच्चा तेल है, अगर किसी मान लीजिए क्षेत्र का इनपुट है, तो इस तेल की कीमत में वृद्धि का सीधा सीधा असर उस प्रोडक्ट पे पड़ेगा जिससे तेल से बनाया जा रहा है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। फिर इस आर्टिकल में मौद्रिक नीति दृष्टिकोण के बारे में भी हमें कुछ बातें पता चलती है। जैसे मौद्रिक नीति को अब तीव्र और लचीला होना होगा, क्योंकि वैश्विक तनावों का असर तेजी से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। आप देखिए, इजराइल ईरान संघर्ष चल रहा है, रशिया यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, ईरान पैलेस्टाइन संघर्ष चल रहा है। तो जो वेस्ट एशिया है वो बहुत ही ज़्यादा अस्थिर हो चुका है, वैश्विक तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी तेज़ी से असर पड़ रहा है। तो हमारी मौद्रिक नीति को अब ज़्यादा तीव्र और लचीला होना होगा ताकि हम इन तनावों को अच्छे तरीके से काउंटर कर सकें। साथ ही साथ आरबीआई का तटस्थ रुख इस बात की ओर भी हमें इशारा करता है कि वह परिस्थिति के अनुसार ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। ठीक है। फिर वैश्विक संबंध आयामों के बारे में भी हम विश्लेषण करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक तनाव है वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया से हम अपने तेल आयातों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। इसके अलावा ये आर्टिकल बताता है कि भारत को विविध ऊर्जा स्रोतों पर निवेश कर आपूर्ति का जोखिम भी कम करना चाहिए, क्योंकि जो पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक तनाव है इससे तेल की आपूर्ति पे कभी भी असर पड़ सकता है। इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव अपना एक ऑप्शन ढूंढना चाहिए और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कर हमें अपनी तेल आपूर्ति की जोखिम को कम करना चाहिए। तो निष्कर्षतः दोस्तों, इस आर्टिकल के बाद हम ये कह सकते हैं, इस आर्टिकल के डिस्कशन में हमने जो भी बातें देखी उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि मई 2025 में महंगाई में आई गिरावट एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन ये गिरावट स्थायी नहीं है, क्योंकि खाद्य मूल्य, मानसून और भू राजनीतिक संकट इस संतुलन को फिर से बिगाड़ सकते हैं। अतः भारत को एक संतुलित मौद्रिक नीति, एक ऊर्जा रणनीति और कृषि सुधारों के माध्यम से अपने मुद्रास्फीति प्रबंधन को सशक्त बनाना होगा।
तो ये दोस्तों आर्टिकल था मुद्रास्फीति के बारे में। अब इसमें मैंने आपको सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और इन्फ्लेशन, ये तीन टर्म की चर्चा की। इन तीनों टर्म के बारे में मैं अभी आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इस आर्टिकल से रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को चाहें तो लिख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन ये है कि वर्तमान वैश्विक अस्थिरता के संदर्भ में भारत में मुद्रास्फीति प्रबंधन की चुनौतियों और मौद्रिक नीति की भूमिका का विश्लेषण करें। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपसे बात की सीपीआई के बारे में और डब्ल्यूपीआई के बारे में, तो आइए हम सीपीआई क्या है और डब्ल्यूपीआई क्या है इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को सीपीआई मापता है। यानी सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। वहीं जो डब्ल्यूपीआई है वो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यानी यह उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। तो सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर और डब्ल्यूपीआई उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। अगर हम कवरेज की बात करें तो सीपीआई में दोस्तों वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई में केवल और केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। उद्देश्य के स्तर पे बात करें तो सीपीआई का उद्देश्य है आम जनता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को मापना, और सीपीआई का ही इस्तेमाल महंगाई भत्ता और वेतन निर्धारण में किया जाता है। जबकि डब्ल्यूपीआई जो है वो उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में कीमतों के बदलाव को ट्रैक करने के लिए उपयोगी है। आधार वर्ष की बात करें तो सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, जबकि डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, प्रकाशन की बात करें दोस्तों तो सीपीआई को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वहीं डब्ल्यूपीआई को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपयोग की बात करें दोस्तों तो भारत में आरबीआई जो है वो मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सीपीआई पर अधिक बल देता है। हालांकि यूपीआई का उपयोग, माफ कीजिएगा, डब्ल्यूपीआई का उपयोग पहले अधिक था, लेकिन धीरे धीरे अब इसकी प्राथमिकता को कम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में देखा। अब जरा हम बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। तो मुद्रास्फीति को आप सामान्य अर्थ में महंगाई से समझ सकते हैं। तो मुद्रास्फीति के कई प्रकार होते हैं, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। जब आपका डिमांड आपके सप्लाई से बढ़ जाता है तो इसकी वजह से खपत बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। तो जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो इस तरीके से जो महंगाई आती है इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, जब आपकी उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, जैसे कच्चा माल जो है वो पहले से महंगा हो जाए, आपको अब मजदूरी ज़्यादा देना पड़ जाए, तो आपकी उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। तो जब आपकी उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो आप जाहिर सी बात है कि आप अपने उत्पाद को महंगा बेचोगे। तो इस वजह से जो महंगाई आई, यानी लागत बढ़ने से जो महंगाई आई, हम उसको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तीसरी मुद्रास्फीति होती है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक समस्याओं के कारण, जैसे कि उत्पादन में कमी हो गई, उसके कारण अगर कीमतों में वृद्धि होती है तो इसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मुद्रास्फीति के प्रकार को जानने के बाद मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रभाव होते हैं ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम अलग अलग लोगों पर, अलग अलग क्षेत्रकों पर देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में कमी आती है, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। और मुद्रास्फीति के कारण जो ज़रूरी वस्तुएं होती है उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो उपभोक्ताओं पर बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। अगला, उत्पादकों और व्यवसायों पर अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो उत्पादकों का मुनाफा प्रभावित होता है, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ जाता है अगर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है तो। फिर व्यवसायों पर हम बात करें इसके प्रभाव की, तो निवेश में अनिश्चितता बढ़ती है, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों में हमें कमी देखने को मिलती है। सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सरकार के राजस्व संग्रहण में कमी आती है और दूसरी तरफ खर्च बढ़ता जाता है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर जब सरकार जो है मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कठोर नीतियाँ लागू करती है, जैसे सरकार करों में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। फिर बचत और निवेश पर इसके प्रभाव की बात करें तो मुद्रास्फीति के कारण बचत का मूल्य घटता है, और जब बचत का मूल्य घटेगा तो लोग बचत करना कम कर देंगे और खर्च करने को प्राथमिकता देंगे, तो मुद्रास्फीति इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो इस वजह से क्या होता है, जो निवेश जोखिम है वो जो माफ़ कीजिएगा, जो निवेश है वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो घरेलू बचत होता है। तो चूंकि अब घरेलू बचत में कमी आ रही है ना, क्योंकि घरेलू बचत का मूल्य घट रहा है, इस वजह से आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोजगार पर अगर हम मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात करें, तो आप देखते हैं कि मंदी के साथ साथ तो रोजगार में कमी आती है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां सीमित हो जाती है, काम धंधा नहीं रहता, तो लोगों में बेरोजगारी आती है। लेकिन मुद्रास्फीति के साथ साथ भी बेरोजगारी बढ़ सकती है, और इसी स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ये दोनों स्थितियां एक साथ हो तो ऐसी स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। रोजगार पर इसका असर हमने देखा कि बेरोजगारी बढ़ सकती है, साथ ही साथ मुद्रास्फीति के कारण मजदूरी में भी वृद्धि की मांग बढ़ती है, क्योंकि पहले जो मजदूरी मजदूरों को मिलती थी उससे अब उनका गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो फिर वो अपनी मजदूरी में वृद्धि की मांग करते हैं। इससे क्या होता है कि व्यवसायों में थोड़ा बहुत तनाव भी आता है। फिर आय वितरण और असमानता पर अगर हम मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात करें, तो निम्न और मध्यम वर्ग पर जो बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अमीरों पर इसका प्रभाव कम होता है। इस वजह से गरीबी में वृद्धि संभव है और समाज में असमानता बढ़ती है। तो ये मुद्रास्फीति के प्रभाव थे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हालांकि ये स्टैटिक का पोर्शन था, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि हमने कई सारे टर्म को अभी डिस्कस किया था। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल दोस्तों हमारे देश में पेंशन प्रणाली की खामियों को उजागर उजागर करता है, और साथ ही साथ इस बात पर जोर देता है कि भारत को एक समावेशी पेंशन प्रणाली अपनाने की ज़रूरत है। तो इस लेख में जो भारत में पेंशन प्रणाली है उसकी समीक्षा की गई है, साथ ही साथ एक नीति संगत समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। देखिए, भारत में चूंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, जनसांख्यिकीय बदलाव काफ़ी हो रहे हैं, वृद्ध जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है, तो इसलिए बढ़ती हुई वृद्ध जनसंख्या के संदर्भ में हमारे देश में एक समावेशी और टिकाऊ पेंशन प्रणाली का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में पेंशन व्यवस्था की स्थिति के बारे में। अब देखिए दोस्तों, केवल 12% श्रमिकों को पेंशन कवरेज प्राप्त है, और वो जो कि मुख्यतः संगठित क्षेत्र से हैं। असंगठित क्षेत्र के तो लगभग 90% श्रमिक पेंशन पेंशन सुरक्षा से वंचित हैं, उनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती। अटल पेंशन योजना है, ईपीएफओ योजना है, ये सारी योजनाएं तो ज़रूर है, लेकिन इनका कवरेज बहुत कम है, और इसके बारे में लोगों की जो समझ है वो भी बहुत सीमित है। लोगों को पेंशन के महत्व के बारे में बताकर हम इन सारी योजनाओं के दायरे को बढ़ा सकते हैं। फिर इस आर्टिकल में पेंशन से संबंधित हमारे देश में जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बात की गई है। जैसे हमारे यहाँ पे असंगठित क्षेत्र की भविष्य निधि में भागीदारी नहीं होती है। साथ ही साथ हमारे देश में वित्तीय साक्षरता की कमी है, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्गों में। तो वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण वो पेंशन के महत्व को नहीं समझ पाते, और जब वो पेंशन के महत्व को नहीं समझेंगे तो वो किसी भी पेंशन की योजना में शामिल नहीं होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे देश में जो भी मौजूदा योजनाएं हैं वो खंडित हैं और असंगठित हैं, साथ ही साथ उनमें दीर्घकालिक स्थायित्व का अभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी चुनौतियों के बारे में इस आर्टिकल में हमको बताया गया। तो इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि हम अपने देश में समावेशी पेंशन प्रणाली को अपनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात की गई है कि हम तो अन्य देशों से सीख सकते हैं। जैसे जापान में आप देखें तो 20 से 59 वर्ष के जितने भी नागरिक हैं उन सब के लिए एक अनिवार्य पेंशन योगदान प्रणाली है। फिर सुनिश्चित वृद्धावस्था सुरक्षा है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। न्यूजीलैंड में आप देखेंगे कि 65 वर्ष से ऊपर के सभी निवासियों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन की व्यवस्था है। साथ ही साथ बिना आय जांच के वृद्ध जनों को न्यूनतम जीवन सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि स्कूली शिक्षा में ही रिटायरमेंट प्लानिंग की जानकारी दी जाती है, ताकि युवावस्था से ही वित्तीय जागरूकता का विकास हो सके। वहीं यूनाइटेड किंगडम में आप देखेंगे कि ऑटो एनरोलमेंट की नीति है, यानी नौकरी लगते ही कर्मचारी पेंशन योजना में स्वचालित रूप से लोग शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा वार्षिक पेंशन स्टेटमेंट वहाँ पे अनिवार्य है, ताकि पारदर्शिता और योजना का मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। तो हम अपने देश में पेंशन प्रणाली को समावेशी बनाने के लिए अन्य देशों से, जैसे जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, इनसे सीख ले सकते हैं। साथ ही साथ इस आर्टिकल में लेखक ने
तीन स्तरीय पेंशन ढांचा प्रस्तुत किया है जो हमारे लिए एक समाधान प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें सार्वभौमिक न्यूनतम गारंटी पेंशन है जिस जो सभी के लिए फ्लैट रेट आधारित सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर नियोक्ता आधारित योजनाएं भी लाई जा सकती है दूसरे स्तर पे, जिसमें कि संगठित क्षेत्र में पेंशन योगदान को अनिवार्य कर दिया जाए या ऑप्ट आउट आधारित कर दिया जाए। ऑप्ट आउट आधारित का मतलब आप जब चाहें तब उससे बाहर निकल सकते हैं। तीसरे स्तर पे वैकल्पिक स्वयं चालित योजनाएं चलाई जाए, जो कि निवेश आधारित योजनाएं होंगी और जिनमें कर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ साथ लेखक ने कहा है कि अगर हम डिजिटल पोर्टल बनाएं, स्कूल स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दें, वार्षिक पेंशन की जानकारी उपलब्ध करवाएं, केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय स्थापित करें, तो भी हमारे देश में जो पेंशन प्रणाली है वो पेंशन प्रणाली हमारे देश में समावेशी हो सकती है। तो ये सारे समाधान इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो अगर हम इस आर्टिकल का विश्लेषण करें तो हमें सामाजिक आयाम में क्या देखने को मिलता है कि वृद्ध जनसंख्या में आर्थिक निर्भरता गरीबी और सामाजिक असमानता को जन्म देती है, इसलिए भी एक समावेशी पेंशन प्रणाली की ज़रूरत है। फिर सामाजिक सुरक्षा मौलिक अधिकारों की पूर्ति और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का हिस्सा है। तो इस सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे देश के अंदर वृद्ध होती जनसंख्या है उनको एक समावेशी पेंशन सुनिश्चित किया जाए। आर्थिक आयाम के बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो जो पेंशन योजनाएं हैं वो बचत आधार माफ कीजिएगा, पेंशन योजनाएं बाजार आधारित बचत को बढ़ावा देती हैं और इससे पूंजी निर्माण होता है। फिर लंबी अवधि की जो पेंशन योजनाएं हैं वो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वित्तीय समावेशन को भी सुदृढ़ करती है। यानी कि पेंशन का जो प्रभाव है वो ना केवल सामाजिक क्षेत्र में बल्कि हमारे देश में वित्तीय क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस आर्टिकल का निष्कर्ष निकालें तो हम ये देखते हैं कि अगर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, हमारी जो परिकल्पना है भारत को विकसित बनाने की, वो तभी साकार हो सकती है जब हम अपने देश के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा दें, उनकी उनको गरिमा और उनको आत्मनिर्भरता प्रदान करें। और इसके लिए पेंशन व्यवस्था को समावेशी, सरल और विश्वसनीय बनाना वर्तमान समय की मांग। तो ये दोस्तों पेंशन को समावेशी बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था। इसमें आप समाधान जो भी हैं उसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कौन से देश से क्या क्या सीख सकते हैं ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा, इसको आप लिख के मेरे आंसर राइटिंग ग्रुप में उसमें पोस्ट कर सकते हैं। प्रश्न है, भारत में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए एक समावेशी पेंशन प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? इस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं? दोस्तों बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उससे पहले वर्तमान में हम एक बारी जो भी प्रमुख पेंशन योजनाएं चल रही हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला है अटल पेंशन योजना, जिसको 2015 में शुरू किया गया था। दूसरा है कर्मचारी भविष्य निधि योजना, जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। तीसरा है कर्मचारी पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। चौथा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसको 2004 में जब शुरू किया गया था तो ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 2009 से इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। और पांचवा आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो सबसे लेटेस्ट है, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। तो ये कुछ वर्तमान में संचालित प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं। अब हम अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हम अब तीसरे न्यूक्लियर एज में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये जो आर्टिकल है वो इस बात पे प्रकाश डालता है कि दुनिया अब एक तीसरे परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां परमाणु हथियारों की जो भूमिका है वो अब रणनीतिक हो गई है। वैश्विक शक्ति संतुलन अस्थिर हो गया है और पारंपरिक हथियार नियंत्रण जो समझौते हैं वो अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल में तीन परमाणु युगों की संकल्पना की गई है। सबसे पहला परमाणु युग बताया गया 1945 से लेकर 91 के बीच में। इसे शीत युद्ध काल भी कहा जाता है। इसमें देखिए आप कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड की नीति चल रही थी। हथियार नियंत्रण संधियां थी, जिसमें एनपीटी है, सॉल्ट है, स्टार्ट है। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रही है, जिसके बारे में मैं आपसे एक अलग वीडियो में बात करूंगा। फिर इस युग में स्थिरता और पारदर्शिता प्रमुख विशेषताएं थी। दूसरा परमाणु युग जो है वो 1991 से 2010 तक रहा था। शीत युद्ध के बाद ग्लोबल जीरो की धारणा का उदय होता है। भारत पाकिस्तान परमाणु परीक्षण हुए, लेकिन जो भी हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन सब ने परमाणु हथियार के उपयोग को अस्वीकार्य बनाए रखा, यानी परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए इस बात पर सर्वसम्मति थी। इसके साथ इसी काल में आप देखिए कि न्यूक्लियर बैन ट्रीटी आया तो सही, लेकिन बड़ी परमाणु शक्तियां इससे दूर हो गई।
तीसरा परमाणु युग जो है वो वर्तमान में चल रहा है। इस युग में जो हमारा विश्व है वो बहुध्रुवीय हो चुका है और ये युग भू राजनीतिक अस्थिरता का युग है, जहां एक तरफ ईरान इजराइल संघर्ष चल रहा है, ईरान पैलेस्टाइन संघर्ष चल रहा है, रशिया यूक्रेन संघर्ष चल रहा है। अब हाल ही में भारत और इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों में भी काफ़ी तनाव देखने को मिले थे, जिसे हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था। तो भू राजनीतिक अस्थिरता का ये तीसरा परमाणु युग है। इस युग में चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सभी अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। परमाणु हथियार अब रणनीतिक दबाव और नीति निर्धारण का उपकरण बनते जा रहे हैं। अब ये सिर्फ डिटरेंस तक यानी प्रतिरोध तक सीमित नहीं रहे हैं। तो इस तीसरे परमाणु युग में भारत के लिए क्या निहितार्थ है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला है रणनीतिक सुरक्षा। क्योंकि भारत को चीन और पाकिस्तान के बीच में दो फ्रंट पे खतरे का सामना करना है ना। तो इसलिए भारत को अपनी रणनीतिक सुरक्षा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। चीन का परमाणु आधुनिकीकरण और पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नीति भारत के सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करती ही है। अवसंरचनात्मक सुधार के बारे में हम बात करें तो भारत को अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को उन्नत बनाना होगा। साथ ही साथ अपने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी द्वितीय प्रहार क्षमता को ज़्यादा विश्वसनीय बनाना होगा और ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हर हाल में मौजूद हो। तो अगर हम इस पूरे आर्टिकल का विश्लेषण करें तो हमें कई बातें पता चलती है, जैसे कि बहुध्रुवीय विश्व में जो संतुलन है उसकी एक नई परिभाषा निकल के आ रही है और जो पुराने सुरक्षा गठबंधन है जैसे नाटो, ये भी अपने समीकरणों में नए नए समीकरणों में ये भी ढल रहे हैं। लेकिन ये आर्टिकल हमारे सामने दो नीतिगत प्रश्नों को रखता है। क्या? सबसे पहला कि क्या एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन टीटी और सीटीबीटी ये व्यवस्थाएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं? क्या भारत को नया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पर विचार करना चाहिए? तो ये दो प्रश्न ये आर्टिकल हमारे सामने रखता है। तो इस पूरे आर्टिकल के डिस्कशन के बाद हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि जो तीसरा परमाणु युग है वो अस्थिरता का, अनिश्चितता का और शक्ति प्रदर्शन का युग है। ऐसे में भारत के को क्या करना चाहिए? भारत को रणनीतिक लचीलापन, तकनीकी उन्नति और वैश्विक नैतिक नेतृत्व के बीच में एक संतुलन बनाना होगा। भारत को एक तरफ अपनी रक्षा सुनिश्चित करनी है तो दूसरी तरफ परमाणु हथियारों के जिम्मेदार उपयोग और निरस्त्रीकरण की आवाज़ भी बननी है। तो भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो ये दोस्तों आज का ये लास्ट आर्टिकल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आर्टिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहे होंगे और इन सारे आर्टिकल से संबंधित जो भी प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, अगर आप इन प्रश्नों को डेली बेसिस पे लिखते हैं तो आपकी मेंस की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन यह यहाँ पे आपके सामने रहा। पहला है, तीसरा परमाणु युग की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारत की रणनीतिक नीति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। दूसरा है, क्या एनपीटी और सीटीबीटी जैसी संधियां आज के भू राजनीतिक संदर्भ में प्रभावशाली हैं? भारत की भूमिका पर चर्चा करें। तो ये दो प्रश्नों के साथ दोस्तों मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर नए एडिटोरियल डिस्कशन के साथ आपको मिलूंगा। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत के बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे। लक्ष्मीकांत की सीरीज़ भी मेरी चल रही है, तो उस वजह से जो क्या है चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, समय कम मिल पाता है। लेकिन उसके बावजूद ये जो डेली एडिटोरियल डिस्कशन का सीरीज़ है, इसको मैं रेगुलर बेसिस पे रोज़ मैं आपके लिए लाया करूँगा। टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि ये डिस्कशन आपको रोज़ देखने को मिलेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।